नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रूस की और दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइल की, जो कि हमेशा आसमान में एक तरह से रह सकती है और बड़ी आसान से किसी भी देश पर हमला कर सकती है। ये एकदम से नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी होने वाली है। रूस इसे इसलिए बना रहा है ताकि मास डिस्ट्रक्शन कर सके, वो भी किसी दूसरी ICBM से 2 गुना ज़्यादा, क्योंकि आप सबको पता है कि ICBM इन्हें इसीलिए बनाया जाता है ताकि ये लंबी दूरी तक मास डिस्ट्रक्शन कर सके। लेकिन ये ICBM से भी और ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन के लिए रूस की तरफ से बनाई जा रही है। लेकिन दोस्तों अमेरिका और साथ में यूरोपियन कंट्रीज़ का मानना है कि रूस कभी भी इस तरह की मिसाइल को नहीं बना सकता है। हालांकि दोस्तों शुरुआत में भी इन देशों ने कुछ ऐसा ही कहा था कि रशिया कभी भी हाइपरसोनिक वेपन्स को नहीं बना सकता है, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि इसमें स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन दोस्तों आज आप सबको पता है कि रूस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास तीन हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद है। और दोस्तों ये जो यूरोपियन और साथ में अमेरिका है, ये उस टेक्नोलॉजी में आज भी रूस को किसी भी तरह से मैच नहीं कर सकते हैं, और इसी तरह ये इस मिसाइल को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों रूस उनके जो वैज्ञानिक है उन्होंने कसम खाई है कि चाहे जो भी हो हम इस प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से काम करते रहेंगे और इस तरह की जो मिसाइल है वो हम बना करके दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्काईफॉल मिसाइल के बारे में, और ये एक तरह की न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल होने वाली है। और इसका जो प्रोपल्शन सिस्टम है उसमें किसी भी तरह का जो इंजन है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसमें एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया जाएगा। तो दोस्तों इस न्यूक्लियर रिएक्टर के कारण इसकी जो रेंज है वो अनलिमिटेड होने वाली है। यानी कि दोस्तों आप सबको पता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं इनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहती है। बहुत लंबे टाइम के बाद इन्हें या तो चेंज या चार्ज करना पड़ता है। तो ऐसे में इसकी जो रेंज है वो अनलिमिटेड होगी, यानी कि ये दुनिया के किसी भी कोने में बड़ी आसानी से हमला कर सकेगी। तो दोस्तों जो रशिया है वे इसके कई टेस्ट को एक तरह से कंप्लीट भी कर चुका है, जिसमें इसकी टेक्नोलॉजी के बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस पर उसने टेस्ट किए। हालांकि दोस्तों अभी भी ये जो मिसाइल है ये अंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आती है, यानी कि इसे रशिया ने अभी तक नहीं बनाया है। लेकिन जो रूस है वो लगातार इस मिसाइल को बनाने के बेहद करीब आता जा रहा है। और दोस्तों इसमें एक और बड़ी बात, आप सबको पता है कि रशिया की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस मानी जाती है, जिस तरह से अमेरिका की जो फाइटर जेट टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे में चांसेस बहुत ज़्यादा है कि रशिया इस मिसाइल को पूरी तरह से सक्सेसफुल तरीके से बना लेगा। और दोस्तों इस मिसाइल में एक न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ होगा, जिससे इसका जो साइज़ है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा ये जो मिसाइल है। साथ में ये बहुत बड़े ज़्यादा पेलोड को कैरी कर सकेगी, क्योंकि ICBM या जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल होती है इनका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और उसमें एक बड़ा हिस्सा उसके फ्यूल का होता है। तो इसके कारण ये बहुत ज़्यादा पेलोड ले जा सकेगी, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, ना कि इसमें किसी भी तरह का जो फ्यूल है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ये अकेली 2 से 3 बड़ी ICBM जितनी तबाही मचा सकेगी, क्योंकि फ्यूल की जगह इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगेगा। और दोस्तों साथ में जो जगह अवेलेबल रहेगी उसमें बहुत ज़्यादा पेलोड को ये कैरी कर सकेगी। और न्यूक्लियर रिएक्टर होने के कारण इसकी जो स्पीड है वो भी और ज़्यादा होगी। साथ में इसकी अनलिमिटेड रेंज होने के कारण ये जैसे चाहे वैसे अपना जो पाथ है उसको फॉलो और साथ में चेंज कर सकती है। और दोस्तों जो नॉर्मल ICBM होती है उनकी जो ट्राइजेक्ट्री होती है वो फिक्स्ड रहती है। तो ऐसे में इसकी जो ट्राइजेक्ट्री है वो फिक्स्ड नहीं होगी। तो ऐसे में ये कई दिनों तक लाखों किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद भी अपने टारगेट को बड़ी आसानी से हिट कर सकती है। और न्यूक्लियर रिएक्टर की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये दुनिया के हर कोने में अटैक कर सकती है। और अगर ये होता है कि कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने की कोशिश करता है तो ये एक तरह से खुद की तबाही को बुलाने जैसा होगा, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है और साथ में जो न्यूक्लियर पेलोड इसमें लगा होगा, तो उससे अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल टकराती है तो ये इतना ज़्यादा बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट करेगी कि वैसे ही उस एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ये बहुत बड़े एरिया को तबाह कर देगी। तो ये भी एक मेन पॉइंट है कि इसको रोकना भी एक तरह से इम्पॉसिबल टाइप ही होगा। और अगर नहीं रोका तब भी अपने टारगेट को हिट करके वहां पर बहुत ज़्यादा बड़े मास डिस्ट्रक्शन को अंजाम देगी। और इसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है ये रूस का एकदम से सीक्रेट प्रोजेक्ट था, लेकिन जैसे ही अगस्त यानी कि 2019 में जो रशियन नेवी की टेस्ट रेंज है वहां से एक ब्लास्ट होता है और साथ में वहां से जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो फैलना शुरू हो जाती है। तो तब इस मिसाइल की जो सीक्रेसी है वो लीक हुई थी, यानी कि कुछ रिपोर्ट्स सामने आई थी। तब ये मिसाइल दुनिया के सामने आई, जिसमें रूस के 5
वैज्ञानिक भी मारे गए थे, वो जो दुर्घटना हुई थी। लेकिन ये बात भी रूस ने 12 अगस्त को मानी थी, यानी कि जब इस दुर्घटना को लगभग एक हफ्ता हो चुका था तब रूस ने इस मिसाइल के बारे में कुछ बताया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी रूस ने इस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ये दुनिया के सामने आया तो दुनिया को यकीन हो गया कि रूस इस तरह की मिसाइल पर काम कर रहा है। और दोस्तों इसके बाद जैसे ही रूस की ये मिसाइल सामने आई तो सबसे ज़्यादा हवा टाइट हुई यहाँ पर अमेरिका की और साथ में जो यूरोपियन कंट्रीज है उनकी। तो ऐसे में वे बोलने लगे कि किसी भी देश को इस तरह की मिसाइल के निर्माण से बचना चाहिए। लेकिन उससे कुछ दिनों बाद जो इस प्रोजेक्ट के या इस प्रोग्राम के जो प्रमुख है वे सामने आते हैं और उल्टा कसम खाते हैं कि इस दुर्घटना के बाद भी वे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और सक्सेसफुल तरीके से इस मिसाइल को बना करके दिखाएंगे। और दोस्तों इसमें एक रैमजेट इंजन का भी यूज़ होगा, जिसे स्टार्ट करने के लिए एक रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इस रैमजेट इंजन को एक अच्छा और ग्रेटर एल्टीट्यूड है वो देगा। और ये जो रैमजेट इंजन होते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड से स्टार्ट किया जाता है। इसी कारण से रशिया अपने MiG-31 से अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च करता है, क्योंकि उस फाइटर जेट की जो सर्विस सीलिंग है वो बड़ी आसानी से उस इंजन को स्टार्ट करने के लिए एक बेहतरीन एल्टीट्यूड प्रोवाइड करा देती है। और ये जो रैमजेट इंजन होते हैं ये इतने एल्टीट्यूड पर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को खींचते हैं अपने अंदर और उसके बाद उसे कंप्रेस करते हैं और साथ में हीट के तौर पर उसे जनरेट करते हैं। और इस मिसाइल को लेकर रशिया के सामने कई समस्याएं भी हैं, जिनमें सबसे बड़ी समस्या इसके लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड को बनाना है, क्योंकि इसमें एक छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जहाँ से लॉन्च होगी और उसके बाद जहाँ से ये ट्रैवल करते हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ेगी तो वहाँ पर ये न्यूक्लियर गैसेस को रिलीज़ करेगी और साथ में जो न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं उनको भी ये रिलीज़ करेगी और जो न्यूक्लियर रेडिएशन है उसको भी ये फैला सकती है। तो ऐसे में जिस देश के ऊपर हमला ना भी किया गया हो तो उसके ऊपर भी एक तरह से यहाँ पर खतरा मंडराएगा, क्योंकि न्यूक्लियर ब्लास्ट से ज़्यादा खतरनाक न्यूक्लियर रेडिएशन होती है और ये बहुत ज़्यादा हीट को जनरेट करती है। इससे कई तरह की रेंज जो है वे निकलती है और ऐसे में ये किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से पिघला सकती है, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये इंसान की हड्डियों तक को गला देती है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये हाइपरसोनिक वेपन से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि जो हाइपरसोनिक वेपन्स होते हैं जैसे कि ग्लाइड व्हीकल या हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तो वे इतना ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, तो लेकिन ये उनसे ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन करेगी। अगर इसको रोका तो ये और ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट कर सकती है। तो ऐसे में आप सबको क्या लगता है कि क्या रूस इस मिसाइल को सक्सेसफुल तरीके से बड़ी आसानी से और कम समय में बना सकेगा? और रूस के तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट है जिसमें वो इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसमें वो स्पेस में भी अपने वेपन्स को तैनात करना चाहता है। दोस्तों इस मिसाइल को बनाने में रूस के सामने यही बड़ी समस्या है कि कैसे वो एक प्रोटेक्शन शील्ड को तैयार करे जो इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगेगा वो उसको कवर कर सके और रेडिएशन को ना फैलने दे। तो यही एक बड़ी समस्या है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।